नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं अनिल शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी चेतना शर्मा भी मौजूद है और आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर और इसके साथ साथ देश दुनिया के अंदर क्या कुछ पूरी हलचल चल रही है उसके साथ आपको रूबरू करवाया जाएगा। और वहीं पर चेतना, जम्मू कश्मीर के मौसम का मिजाज जो है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले 4 दिन जो है वो बेहद अहम रहने वाले हैं। इसको लेकर हमारे जम्मू कश्मीर के दर्शकों और इसके साथ साथ देश भर के दर्शकों को अपडेट करिएगा। बिल्कुल, जहां पर जम्मू कश्मीर के मौसम की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से लगातार पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा गर्मी जम्मू कश्मीर में हो चुकी है, लेकिन अब प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार बनते हुए नजर आएंगे, ऐसा कहना है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। और जहां पर जम्मू में पारा 38 डिग्री तक पहुंच चुका है और इसी बीच अब मौसम में एक बार फिर जो है यहाँ पर तब्दीली आ जाएगी और बारिश और बर्फबारी के आसार यहाँ पर बनेंगे। मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो मैदानी इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी यहाँ पर होगी। और इसी के साथ अगर बात करते हैं अगर बात करें कश्मीर के इलाकों की तो जोजीरा टनल के पास वहां पर जिस तरह से कल जो एवलांच आया, जो हिमस्खलन हुआ है, जहां पर काफी ज्यादा नुकसान भी पेश आया। 4 वहां पर गाड़ियां ऐसी थी जो वहां पर जो एवलांच आया उसमें वो दब गई और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर चलाया गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं मौसम एक बार फिर यहाँ पर खराब होगा और इसका असर जो है एक तरफ जम्मूनगर राजमार्ग पर भी देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करते हैं तो किसानों की फसल जो है वो भी खराब हो सकती है, ऐसा भी कहना है मौसम विभाग का। तो पहले ही ये चेतावनी जारी कर दी गई है। पिछले 2 दिन से हम ये जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को कि जम्मू कश्मीर का मौसम एक बार फिर खराब हो सकता है, जिस वजह से किसानों को काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो अगर खेतों में अगर प्रॉपर निकासी अगर पानी की नहीं की गई है तो वो भी आप करें, क्योंकि अगर खेतों में पानी जमा होता है तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, फसलें ज्यादा खराब हो सकती है। और इसी बीच जहां पर जम्मू कश्मीर प्रदेश के जो ज्यादातर जगहें हैं वहां पर दिन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 6 से 9 डिग्री तक अब ऊपर चल रहा है। और रविवार को भी जम्मू में दिन का जो टेम्परेचर रहा है वो करीब 38 डिग्री सेल्सियस रहा है। और प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे भी रहे जहां पर शनिवार को बारिश भी हुई थी और श्रीनगर में दोपहर तक धूप खिली रही, लेकिन शाम को तेज हवाएं वहां पर हुई, उस वजह से टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट भी दर्ज की गई है। अनिल, जहां पर जम्मू कश्मीर के मौसम की बात करें तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट समय समय पर ये जानकारी जो है ये यहाँ की जो वासी हैं उनके लिए जारी करता रहता है, ताकि अगर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं या कोई ऐसी जर्नी अगर आप प्लान कर रहे हैं और उसका असर अगर मौसम की वजह से उस पर असर पड़ता है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर मौसम की सूरत हाल जो है वो किन दिनों में कैसे रहने वाले हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है कि अगले 4 दिन जो है जम्मू कश्मीर का मौसम खराब रहेगा, बारिश के साथ साथ बर्फबारी के आसार भी बन रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करना चाहते हैं तो नहीं, इसमें साफ तौर पर आप जो है ट्रैफिक विभाग और जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो आप उनसे सूचना लेके जो है अगर पहाड़ी इलाकों में जाना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आप जो है अपने नजदीकी ट्रैफिक विभाग से आप ले सकते हैं। मगर वहीं पर आपको बता दें कि आने वाले 4 दिन जो है वो बेहद अहम रहने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से करना चाहेंगे और जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड की तरफ से एक बड़ी जानकारी जो है वो दी गई है और वक्फ बोर्ड ने जो है वो सख्त ऐलान कर दिया गया है और स्कूल को लेकर, हालांकि होमवर्क को लेकर जो है एक बड़ी अहम जानकारी जो है वो दी है। स्कूल में कक्षा के 2 तक का होमवर्क जो है वो बंद कर दिया गया है और नर्सरी और यूकेजी तक नहीं ले जाना होगा बैग। ये साफ तौर पर बड़ा ऐलान जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से किया गया है। ये बेहद अहम जानकारी अपने जम्मू कश्मीर के दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह सवेरे में यह खास जानकारी वक्फ बोर्ड की तरफ से दी गई है और अपने वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो उनकी तरफ से यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जिस तरह से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बेहद अहम जानकारी है और उनके परिवार के लिए भी अहम जानकारी है। बिल्कुल, जहां पर वक्फ बोर्ड की बात हो रही है तो स्कूलों में अब क्लास 2 तक अब होमवर्क जो है बच्चों को नहीं दिया जाएगा। यानी कि इससे पहले जहां पर बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाई करवाई जाती थी और उसके बाद बच्चों को घर के लिए भी होमवर्क दिया जाता था, अब ये जानकारी आ रही है कि अब क्लास 2 तक बच्चों को होमवर्क जो है वो नहीं दिया जाएगा और नर्सरी और यूकेजी तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल में बैग लेकर जो है नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे पेरेंट्स का भी ये कहीं ना कहीं एक बात रहती थी और बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनका ये कहना होता था कि बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा बर्डन महसूस करते हैं। बच्चे के कंधों पर जब भारी भरकम बैग जब वो लेकर आते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा उनकी बैक पेन की शिकायत भी रहती थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ही ये फैसला जो है ये लिया गया था और उस फैसले को अब वक्फ बोर्ड ने भी जो है उन्होंने अपनाया है और ये जानकारी दी है कि क्लास 2 तक जो है बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा और जो नर्सरी और यूकेजी के जो बच्चे हैं उनको अब स्कूल में बैग लेकर जाने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ये एक सर्कुलर के अनुसार वक्फ बोर्ड ने स्कूलों द्वारा
की जाने वाली गतिविधियों को हर दिन और मंथली और साथ ही साथ एनुअल बेसिस पर अपने कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर जारी करने के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि डेली बेसिस पर ये चेक होना चाहिए कि क्या कोई टीचर बच्चों पर बर्डन दे रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर जो एनसीईआरटी की जो किताबें लग रही हैं उसके अलावा भी कुछ ऐसी किताबें लगाई जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था स्कूलों के लिए, उसमें भी वो साफ तौर पर यह मेंशन किया गया था कि आखिर कौन सी क्लास तक के बच्चों को कितनी बुक्स लगनी चाहिए, एलकेजी नर्सरी यूकेजी तक के जो बच्चे हैं उन्हें आखिर कितनी किताबें लगनी चाहिए, तो उस पर फोकस किया जाएगा। और अगर कोई भी स्कूल एक्स्ट्रा बुक्स लगाता है बच्चों को और उन पर बर्डन डालने की कोशिश करता है तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है और उनकी जो एफिलिएशन है वो भी रद्द की जा सकती है। इस तरह की जानकारी भी सामने आई थी, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी है जहां पर छोटे बच्चों पर बर्डन नहीं डालने की बात कही जा रही है। तो अनिल, अगर बात करें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो कहीं ना कहीं बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने पर पूरी तरह से काम हो रहा है और आए दिन कुछ नई अपडेट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है वो जारी की जाती है। इससे पहले जहां पर 6 साल की उम्र से कम बच्चे जो है वो क्लास फर्स्ट तक जो एडमिशन है वो नहीं ले सकते हैं, ये जानकारी सामने आई। और उसके बाद जैसे ही सेशन 2023-24 अब शुरू हुआ है और इस सेशन में भी बहुत सारे ऐसे बदलाव है जो नई शिक्षा प्रणाली के तहत जो है वो यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और बहुत ज्यादा अहम ये इंफॉर्मेशन है तमाम उन अभिभावकों के लिए भी जो परेशान हो रहे थे, जिनका ये कहना था कि उनके बच्चों पर काफी ज्यादा बर्डन डाला जाता है स्कूल्स की तरफ से। तो अगर ऐसा ही है, अगर जहां पर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और अगर ऐसा कोई बर्डन अगर आप पर डाला जाता है तो आप उसकी कंप्लेन जो है वो जरूर कर सकते हैं। देखिए, राहत भरी खबर जो है अभिभावकों के लिए जो है वो जरूर है, मगर वहीं पर जो ये नई पॉलिसी के तहत जो ये साफ तौर पर देखने को मिल गया है और वहीं पर वक्फ बोर्ड की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ये एक राहत भरी खबर जरूर है। और आने वाले समय में अगर इस पर कोई कार्रवाई भी जो है वह साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। अगर आप इस तरह की उल्लंघना करते हैं तो एफिलिएशन को लेकर भी आप पर कार्रवाई जो है वो जरूर हो सकती है। बिल्कुल, तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और बात करते हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर क्या कुछ अपडेट है। कुछ दिन पहले भी हमने आपको ये अपडेट दी थी कि अमरनाथ यात्रा जो है उसके लिए पंजीकरण शुरू हो रहा है और जम्मू कश्मीर समेत देश भर में आज से जो अग्रिम पंजीकरण है वो शुरू हो रहा है, यानी कि आज से आप अमरनाथ यात्रा के लिए अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। और इसी के साथ 164 डॉक्टर्स जो है वो भी नामित कर लिए गए हैं। इस बार 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और जम्मू कश्मीर की करीब 20 बैंक शाखाओं में आज से आप ऑफलाइन तरीके से भी यात्री पंजीकरण जो है ये करवा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस आज से शुरू हो चुका है। और इसी बीच देश भर में भी ऐसी 542 बैंक शाखाएं हैं जहां पर ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस साल पहली बार 62 दिन की अमरनाथ यात्रा के दौरान पवित्र गुफा में सुबह और शाम के समय होने वाली आरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा, यानी कि जहां पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड की अगर बात करें तो काफी सारे फैसले इससे पहले भी लिए जा रहे थे, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही थी कि क्या कुछ इस बार बदलाव होने चाहिए और इसी को लेकर और आखिर तारीख कब होगी, यानी कि अमरनाथ यात्रा शुरू जो है वो शुरू कब होगी और इसके पंजीकरण कब होंगे, इसको लेकर भी जो लोग थे वो इंतजार में थे। तो इंतजार वो अब खत्म हो चुका है। आज से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और आप जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस बार अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं। वहीं पर प्रदेश में सबसे अधिक जम्मू जिले में 6 बैंक शाखाएं चिन्हित की गई हैं और इसके अलावा डोडा में 2, कठुआ में 2, राजौरी, पुंछ, रामबन में एक जो शाखाएं हैं वो वहां पर जो है वो चयनित की गई हैं। और यात्री पंजीकरण के लिए जो आपका CHC है, यानी कि अनिवार्य स्वास्थ्य जो आपका प्रमाण पत्र है वो बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग अस्पतालों में 164 चिकित्सक जो है वो नामित किए गए हैं। तो यानी कि आप इन डॉक्टर्स के पास जाकर आप अपनी हेल्थ रिपोर्ट जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि आप ये अगर जानते हैं या फिर अगर नहीं भी जानते हैं तो ये जानना जरूरी है कि अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपकी हेल्थ रिपोर्ट जो है वो भी वहां पर दी जाती है, ताकि ये जो है उनको ये समझ में आ सके कि क्या आप वहां पर जाने के लिए क्या एलिजिबल है या नहीं है। तो ये भी आपके लिए हेल्थ रिपोर्ट तैयार करना जरूरी होता है और जम्मू कश्मीर में 164 डॉक्टर्स की टीम जो है वो चयनित की गई है, जिनके पास जाकर आप अपनी हेल्थ रिपोर्ट बनवा सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर और वहीं पर आपको बता दें कि बाबा बर्फानी की यात्रा की बात करते हैं तो देश विदेश से श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए जो है वो पहुंचते हैं, मगर वहीं पर इस बार जो है वो बेहद खास यात्रा जो है वो मानी जा रही है। और
लगभग ये यात्रा 62 दिन की रहने वाली है, ये एक जरूरी सूचना है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि पहलगाम और बालटाल की यात्रा की बात करते हैं तो दोनों तरफ से आपको यात्रा का इस बार जो है वो लाभ देखने को मिलेगा। मगर वहीं पर इससे पहले आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से सड़क परिवहन मंत्री की बात करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे और वहां पर अमरनाथ यात्रा के रूट की बात करते हैं तो उसका जायजा भी लिया था, जिसका पूरा डायरेक्शन जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे थे। और वहीं पर उन्होंने जानकारी दी थी नितिन गडकरी जी को जो है, जिसमें साफ तौर पर बताया था कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो अमरनाथ यात्रा का रूट है उसे किस तरह से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि देश भर में किस तरह से एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं। मगर वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब बाबा बर्फानी की यात्रा की बात करते हैं तो उन रास्तों को भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक इससे पहले गत वर्ष की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि किस तरह से वहां पर जो आपदा देखने को मिली थी, जो वहां पर जो उस समय आई थी, मगर उस बीच वहां पर साफ तौर पर देखने को मिला था कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में कई सारे लोगों की जान जो है वह चली गई थी और जान जोखिम में थी और किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। मगर अब इस बार जो है उन गलतियों को ना दोहरा जाए, उन गलतियों से उबर कर जो है वो आगे आया जाए और रास्ते बेहतर किए जाए, इसको लेकर जो है प्रशासन और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वह साफ तौर पर सख्त ऐलान कर चुके हैं और तमाम तैयारियों के लिए जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं क्योंकि G20 सम्मेलन भी जो है वो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों बेहद खास रहने वाला है। एक बाबा बर्फानी की यात्रा की बात करते हैं, मई महीने के आखिरी सप्ताह में जो है G20 सम्मेलन होना है और इससे ठीक पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जो है उच्च स्तरीय बैठक होती है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बेहद अहम रहने वाली होती है। जिसमें चेतना आपने देखा होगा कि बाबा बर्फानी की यात्रा की बात करते हैं तो ठीक उससे पहले जो है G20 सम्मेलन होने जा रहा है। मगर वहीं पर पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमेशा से उनका यह रहता है कि जम्मू कश्मीर में अगर बाबा बर्फानी की यात्रा हो या फिर G20 सम्मेलन जो इस समय सबसे बड़ा एक मेगा इवेंट जो है वो माना जा रहा है, समिट होने जा रहा है। मगर वहीं पर आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन लगातार प्रयास कर रहा है कि जम्मू कश्मीर की सीमा में घुसपैठ की जाए और इन जैसे जिस तरह से हमने देखा कि बाबा बर्फानी की यात्रा है और उससे पहले G20 सम्मेलन होना है तो कहीं ना कहीं अहम होने वाला है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। और आने वाले समय में क्योंकि बाबा बर्फानी की यात्रा है और ठीक इससे पहले पाकिस्तान और चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इससे ठीक पहले आपने देखा होगा कि सुंदरबनी के इलाके में जो है ड्रोन के जरिए घुसपैठ की गई और ये गतिविधियां जो है वह लगातार तेज करने की कोशिश की जा रही है। मगर वहीं पर बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं की बात करते हैं तो उनके हौसले लगातार बुलंद है। हालांकि इस बार भी बाबा बर्फानी की यात्रा की बात करते हैं तो जिस तरह से 17 तारीख से पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है, मगर आने वाले समय में और भी जो जानकारी है वो भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। मगर वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आने वाली सुरक्षा की बात करते हैं तो उसे भी और भी बेहतर जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और बात करें जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसेस जो हैं वो आखिर कितने पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं तो उसकी जानकारी आपको देते हैं। एक बार फिर आंकड़ा जो है ये 100 के पार पहुंचा हुआ है और पिछले 24 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में 104 कोरोना के पॉजिटिव केसेस जो है ये रिकॉर्ड किए गए हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से लगातार ये आंकड़े इसी तरह से ठहरे हुए हैं, 100 के पार आंकड़े लगातार जम्मू कश्मीर में ये रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और इसी बीच अगर बात करें जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग की तो आखिर कितने आंकड़े जम्मू और कश्मीर संभाग से रिकॉर्ड हुए हैं, किस किस जिले में आखिर कितने आंकड़े जो है ये रिकॉर्ड किए गए हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जहां जम्मू डिवीजन की बात करें तो 45 केसेस जो हैं ये पिछले 24 घंटे के अंदर जम्मू संभाग में रिकॉर्ड हुए हैं और 59 केसेस जो है ये कश्मीर वैली में पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से सामने आए हैं जिसमें ये 29 का आंकड़ा पहुंचा है। और इसके बाद अनंतनाग से 13, श्रीनगर और कुपवाड़ा में भी 13 जो केसेस है ये रिकॉर्ड हुए हैं। उधमपुर और बड़गाम से 6 कोविड पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड किए गए। 5 केसेस जो हैं ये किश्तवाड़ और गांदरबल दोनों ही जगहों से रिकॉर्ड हुए हैं। और इसी के साथ बांदीपोरा से 4, बारामूला से 3, डोडा से 2 और कठुआ कुलगाम से भी 2 केसेस जो है ये रिकॉर्ड किए गए। और रामबन जिले से 1 कोरोना का पॉजिटिव केस जो है ये पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि ज्यादातर जो जिले हैं वहां पर कोरोना की दस्तक देखने को मिल रही है। और इसी के साथ बार बार लोगों से यह हिदायत दी जा रही है कि आप एक बार फिर एसओपीज का पालन करना आप शुरू कर दे, जो तमाम गाइडलाइंस हैं उस पर आप जो है फोकस करना शुरू कर दे ताकि कोरोना के इस संक्रमण से बचा जा सके। हालांकि पिछले दिनों भी हमने देखा कि किस तरह से जो उधमपुर जो अगर बात करते हैं उधमपुर जिले की, वहां से भी 5 कोविड पॉजिटिव के केसेस जो है वो सामने आए थे। तो इसके बाद कहीं ना कहीं खतरा जो है ये जरूर बना हुआ है। हालांकि डॉक्टर्स बार बार ये कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ
अपनी हिदायतें जो है वो बरतनी है, जो आपके प्रोटेक्टिव जो मेजर्स हैं वो आपको लेने हैं, लेकिन आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मास्क पहनना आप शुरू कर दे। अगर आप कोई ऐसी भीड़भाड़ जैसी जगहों पर जाते हैं तो वहां पर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश जो है वो आपको जरूर करनी है। और जिस तरह से इस बार ये जो वायरस है ये बच्चों पर इफेक्ट कर रहा है, और बच्चे इस बार जहां अब स्कूल जाना भी शुरू हो चुके हैं, तो उस लिहाज से भी जरूरी है कि बच्चों को भी आप समझाएं कि स्कूल में भी या फिर आते टाइम बस में जाते टाइम भी आप मास्क का जो इस्तेमाल है वो आप जरूर करें, और सैनिटाइजर आप उनको जरूर दें ताकि वो समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज भी करते रहे। और ठीक इससे पहले आपको याद होगा कि जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो वहां पर एक मृत्यु भी जो है वो सामने आई थी। इससे पहले ठीक आपको याद दिला दें कि राजौरी के डांगरी इलाके की बात करते हैं तो वहां पर भी एक छोटे बच्चे की जो है इसी तरह से मौत वाकया पेश आई थी। मगर वहीं पर आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण से जो है वह घबराने की जरूरत नहीं है। और वहीं पर स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करते हैं तो इससे पहले ठीक आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में जो है वो मॉक ड्रिल करवाई गई थी, और पूरी तरह से जो तैयारियां जो है वो पूरे भारत के अंदर देखने को मिल रही है। अगर एक बार फिर से चेतना, अगर कोरोना संक्रमण जो है वो जम्मू कश्मीर या फिर पूरे भारत के अंदर जो है अगर फैलता है, हालांकि इसका केसेस जो है वो लगातार वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है, मगर वहीं पर घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है, और WHO भी ये साफ तौर पर कह रहा है कि सिर्फ हिदायत जो है वो बरतनी होगी, क्योंकि ठीक इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरह से हमने कोरोना संक्रमण से जो है वो जूझे हैं और उससे उभर कर जो है वो साफ तौर पर हम बाहर आए हैं। मगर आप जरूरत है कि अब आप लोगों को सतर्क होना है, जागरूक होना है, और उसी तरह से वही मंत्र अपनाना है जो जिस तरह से ठीक पहले आप मंत्र अपनाते थे, मगर वही मंत्र अब आपको अपनाना होगा। अगर आप स्कूल जा रहे हैं या फिर कार्यालय जा रहे हैं तो आपको जो है वो साफ तौर पर मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है अपने हाथों को, समय समय पर अपने हाथों को जो है वो स्वच्छ रखना है। अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आप कोरोना संक्रमण से जो है वो उभर कर जो है वो साफ तौर पर बाहर रहेंगे। मगर अगर आप कोरोना के संक्रमण के चपेट में आ भी जाते हैं तो आप स्वास्थ्य विभाग आपके साथ पूरा जुड़कर रहेगा और जो है आपको बेहतर से बेहतर लाभ देने का प्रयास करेगा। मगर वहीं पर अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से करना चाहेंगे। हालांकि लगातार आवाम की आवाज के कार्यक्रम के जरिए जिस तरह से हमने देखा कि लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ मुलाकात करते रहते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, ये बेहद अहम है। ये हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जिस तरह से चाहे वो रियासी, रामबन, श्रीनगर घाटी की बात करते हैं या फिर जम्मू की बात करते हैं तो लगातार जिसमें वो बातचीत करते हुए नजर आए हैं, जिसमें साफ तौर पर सिनेमा हॉल को लेकर उन्होंने बात की है। सिनेमा हॉल की बात करते हैं, सिनेमा हॉल्स को लेकर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में भी सिनेमा हॉल को खोलने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल अनिल, जिस तरह से सिनेमा हॉल्स की बात हो रही है, जो आवाम की आवाज जो कल कार्यक्रम हुआ है उसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरह से शोपियां और पुलवामा में मिशन यूथ एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो यहां पर वेल डिजाइन सिनेमा हॉल्स जो यहां पर ओपन किए गए थे, उसी की तर्ज पर अब वर्चुअल रियलिटी स्क्रीन्स जो हैं वो भी यहां पर कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, जिसमें न्यू थिएटर टेक्नोलॉजी जो है वो होगी, जहां पर अलग अलग हॉल्स होंगे आर्ट और फेस्टिवल के लिए। तो यानी कि यहां के युवाओं को हर एक वो सुविधा देने की कोशिश हो रही है। सिनेमा से जहां पर कश्मीर जो है वो काफी सालों से वंचित रहा था, और अब उस इंडस्ट्री को यहां पर इस्टेब्लिश करने की जो यहां पर एक तरह से जो कोशिश हो रही है उस पर भी बात करते हुए नजर आए हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि यहां पर एक चेंज लाने की जो कोशिश है उस पर काम हो रहा है और ये मकसद इसी तरह से कायम रहने वाला है। और उन्होंने ये कहा है कि जो यहां पर जो चेंज मेकर्स हैं, यानी कि जो चेंज लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको उनके एफर्ट्स को भी उन्होंने काफी ज्यादा हाईलाइट यहां पर किया है। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक ट्रू ग्रोथ का पोटेंशियल दिखता है, तो यानी कि उस पोटेंशियल की भी उन्होंने बात की है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यहां पर इस तरह के जो हॉल्स हैं वो यहां पर जरूर देखने को मिलेंगे। आखिर उन्होंने आवाम की आवाज में क्या कुछ कहा है जम्मू कश्मीर में सिनेमा हॉल्स को लेकर, देखिए। आबाद से सुशील खजूरिया ने रिमोट एरियाज में सिनेमा हॉल शुरू करने के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। सुशील ने लिखा है कि दूर दराज के सेमी अर्बन तथा रूरल एरियाज में 100 सीटिंग कैपेसिटी के सिनेमा हॉल शुरू किए जा सकते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम के अलावा लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने का भी साधन बन सकते हैं। सुशील का कहना है कि यह सिनेमा हॉल इस रूप में डिजाइन होना चाहिए ताकि वह उस इलाके के कॉमर्शियल हब के रूप में काम कर सके और उसमें युवाओं के लिए समय समय पर सेमिनार एवं लोकल आर्ट्स फेस्टिवल भी आयोजित किए जा सके। सुशील, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग इसी मॉडल पर मिशन यूथ डिपार्टमेंट तथा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से सोपैया तथा पुलवामा में सिनेमा हॉल शुरू किए गए। इन दोनों सिनेमा हॉलों को सुंदर अपील के साथ डिजाइन भी किया गया है
ताकि लोगों को इंटरटेनमेंट का साधन उपलब्ध हो, तथा अगर कोई सेमिनार आयोजित करना चाहता है तो व्यवस्था भी स्थानीय स्तर पर मौजूद रहे। प्रत्येक सिनेमा हॉल की कैपेसिटी और उससे जुड़ा हुआ कैफेटेरिया भी युवाओं को मीटिंग के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान कर रहा है। पिछले वर्ष इन सिनेमा हॉल्स के उद्घाटन के अवसर पर मैंने सीईओ मिशन यूथ को हर जिले में ऐसे सिनेमा हॉल निर्मित करने का निर्देश दिया था। सुशील, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के अनेक स्थानों पर वर्चुअल रियलिटी स्क्रीन तथा नई थिएटर तकनीक से युक्त सिनेमा हॉल शुरू हो सकेंगे और उनमें सेमिनार, आर्ट फेस्टिवल आयोजित करने की भी व्यवस्था की जा सकेगी। सांबा से सुशील खजूरिया ने। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो साफ तौर पर जो है वो ऐलान करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर एक बेहतर लाभ और हर एक बेहतर सुविधा जो है वो प्रदान की जाएगी और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, और इसी के साथ जहां पर आवाम की आवाज की बात हो रही है और भी बहुत सारी बातें जो है अनिल यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी जो है उस वक्त इस संबोधन में कही है। और जहां पर विमेन एंटरप्रेन्योर्स की अगर बात करते हैं तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी उन्होंने काफी बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस साल जो बजट जम्मू कश्मीर के लिए दिया गया है उसमें विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए यहां पर विमेन मार्केट्स जो है वो खोली जाएंगी, जहां पर जो महिलाएं हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को जो है वो दिखा सकती हैं। अपनी क्रिएटिविटी के तहत जो भी उन्होंने सामान बनाया है वो मार्केट्स में उतार सकती हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, रोजगार किस तरह से महिलाओं के लिए एस्टैब्लिश किए जाए, उस पर यहां पर फोकस करते हुए नजर आए हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। और उन्होंने ये कहा है कि यहां पर विमेन मार्केट्स यहां पर जो है वो खोली जाएंगी और ये एक्सक्लूसिव विमेन मार्केट्स होंगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जम्मू और श्रीनगर के साथ साथ और भी यहां पर मेजर सिटीज ऐसी होंगी जहां पर ये जो बजट के अंदर ये जो पूरा पैसा जो इस बार जो दिया गया है उस पैसे का इस्तेमाल करके इन सिटीज में, अलग अलग सिटीज में ये विमेन मार्केट्स जो है खोली जाएंगी। आखिर क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से, ये भी आप सुनिए। से प्रिया वर्मा ने विमेन एक्सक्लूसिव मार्केट की स्थापना के संबंध में मुझे कुछ सुझाव भेजे। प्रिया ने लिखा है कि फर्निशिंग, होम डेकोर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम तथा ऑर्गेनिक फूड सेक्टर से जुड़ी विमेन एंटरप्रेन्योर्स के एम्पावरमेंट एवं बिजनेस में तरक्की के लिए एक्सक्लूसिव मार्केट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रिया का कहना है कि इस तरह का मार्केट उभरती हुई प्रतिस्पर्धा को समझने तथा व्यवसाय में आवश्यक प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग टूल्स के प्रबंधन में सहायक होगा तथा विमेन एंटरप्रेन्योर्स को नियमित मार्गदर्शन मिल सकेगा। प्रिया, आपके इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 वर्षों में नीतिगत सुधारों की बदौलत विमेन एंटरप्रेन्योर्स की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और ग्रामीण स्तर पर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर 6.25 लाख महिलाएं अर्थव्यवस्था की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं। महिला उद्यमियों को मार्केट लिंकेज एवं उनके व्यवसाय को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट रूरल हाट स्थापित किए गए थे, जिससे काफी मदद मिली है। मैंने फरवरी में आयोजित जम्मू सरस आजीविका मेले के दौरान विमेन एक्सक्लूसिव मार्केट निर्मित करने की प्रशासन की प्रतिबद्धता महिला उद्यमियों के साथ साझा की थी और पिछले महीने संसद द्वारा पारित बजट में श्रीनगर, जम्मू तथा यूनियन टेरिटरी के अन्य प्रमुख शहरों में लेडीज हाट तथा एक्सक्लूसिव मार्केट के लिए अलग से धनराशि भी आवंटित की गई है। इस योजना के जमीन पर समय सीमा के भीतर क्रियान्वयन के लिए प्रशासन पूरी तरह से कोशिश करे। रियासी तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक्सक्लूसिव मार्केट जो है वो वुमेन्स के लिए जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। और वहीं पर चेतना, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आने वाले समय में, मैंने पहले ही कहा कि तस्वीर जो है वो साफ तौर पर बदलती हुई नजर आएगी। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसी का आने वाले समय फलस्वरूप जो है वो देखने को मिलेगा। और वहीं पर जिस तरह से वुमेन एक्सक्लूसिव मार्केट की बात करते हैं तो उसका आने वाले समय में, चाहे वो कश्मीर घाटी है या फिर जम्मू है, यूनियन टेरिटरी की बात जो है वो उपराज्यपाल की तरफ की गई है। और ये लाभ जो है आने वाले समय में किस तरह से मिलेगा ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। मगर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वो बेहद बड़ी खबर है। और ये बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर की बात करते हैं तो सत्यपाल मलिक की तरफ से बयानबाजी को लेकर है। अब लगातार ये बयानबाजी जो है वो तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। और वहीं पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक क्या इस पर कहते हुए नजर आए हैं। मगर वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है इस पर लगातार
मोर्चा खोलती हुई नजर आई है। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस द्वारा जो है कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक की बात करते हैं, पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप जो है वो केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करते हैं और इसके साथ साथ कई गंभीर आरोप जो है वह लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर के सियासतदान और सत्यपाल मलिक कहते हुए नजर आए हैं। बोल दिए। नगर साहब ने बोला नहीं, इसने वो इन्फ्रेंस ड्रॉ किया तो कहा कि कश्मीर पे अगर आप दोबारा बोले तो मैं फिर आपसे कभी नहीं। करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीजें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज वेरी इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं, मस्त है अपने में, हेल विद इट जो हो रहा है। सर्टेनली इट इज एंड इट विल रिमेन। अगर ये नहीं अभी इम्प्रूव करेंगे तो अडानी इनको फिनिश कर दें टू द एक्सटेंट के पहचानी भी नहीं जाएगी कि यही सरकार थी क्या, इतना कम नंबर आएगा इनका। आप हैरत करेंगे, मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था और मैं तब तक गवर्नर था, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था, रास्ते में मुझे राष्ट्रपति भवन से फोन आया कि आपका आज का वो कहीं बिजी हो गई है, कैंसिल हो गया। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है, वहां से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं। मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम साइलेंस, यही तो सिद्धांत सरकार का। क्या कार्रवाई कीजिए सत्यपाल मलिक के खिलाफ, क्या जवाब दीजिए जो सवाल उठाए गए हैं इंटरव्यू से और पुलवामा के संदर्भ में जो सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, जो सुप्रिया जी ने अभी आपके सामने रखा है, इस पर जवाब आना जरूरी है, अनिवार्य है। बहुत हो चुका है, पर हम जानते हैं कि अभी जो प्रयास हो रहे हैं कि इस न्यूज को किसी भी तरह से दबाया जाए और कहीं हेडलाइन पैदा कर, इसको हेडलाइन में मत रखना है, तो कुछ ना कुछ प्रयास तो होता रहेगा आज और कल, पर ये मुद्दा जाएगा नहीं। इंटरव्यू से जो सवाल उठते हैं, खास तौर से पुलवामा के बारे में जो सवाल उठते हैं और उठाए गए हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी, पूछते रहेगी। अडानी के मामले में हम चुप नहीं रहे हैं, हम रोज कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता, हमारा धर्म है सवाल पूछना। सरकार का धर्म है सवाल देना, जवाब देना, पर संसद के अंदर जवाब नहीं, संसद के बाहर जवाब नहीं, ये अजीब सा लोकतंत्र है। विश्व गुरु ने दुनिया को एक नया मॉडल दिखाया है लोकतंत्र का, यानी कि लोकतंत्र के सिंबल हैं, इमारतें हैं, पर लोकतंत्र की आत्मा बुझाई, असलियत में लोकतंत्र ही नहीं, पर नए नए बड़े बड़े मंजिल, बड़े बड़े इमारतें हैं, तो सिंबॉलिज्म है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, वो तो है, पर असली अर्थ, असली रूप, असली चरित्र वो सब बुझ गया। तो सत्यपाल मलिक जिस प्रकार के खुलासे कर रहे, ये साफ जाहिर होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में है। लगातार यहाँ पर गवर्नर रहे, केंद्र सरकार का पूरा उन पर हाथ था, तो उसी के कारण से धारा 370
हटाई गई। आज इस प्रकार के इल्जाम लगाना बिना किसी कारण के, तो मुझे लगता है कि सेना पर भी सवाल खड़े करते हैं, केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े करते हैं। और इतने बड़े व्यक्ति को जो एक संवैधानिक पद पर रहा हो, इस प्रकार की बातें करना अच्छा नहीं लगता। किन कारणों से वे ये कर रहे हैं तो ये वो खुद ही जानते हैं, लेकिन कई बार इस प्रकार की जो इंटरव्यूज़ होती हैं वो प्लांटेड होती हैं, प्लान्ड होती है। उनकी बातों से यही लगता है। अगर हम उनकी पिछली वीडियोस निकालें तो किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि क्या कुछ सत्यपाल मलिक कह रहे थे, और वहीं पर कांग्रेस जो है वह लगातार आप तीखे हमले जो है वह करते हुए नजर आई है। और वहीं पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सख्त जो है कह दिया गया है कि बेबुनियादी बयान जो है बयानबाजी की जा रही है, और सेना की सुरक्षा पर जिस तरह से सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है वो सिर्फ बेबुनियादी ही कहा जा रहा है। बिल्कुल, चलिए अब इसी के साथ सुबह सवेरे के प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला है अलविदा लेने का। मुझे और मेरे सहयोगी अनिल को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।